हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। हम उसी टॉर्क के लिए बात कर रहे हैं। इसकी हेडिंग इस तरीके से बन सकती है कि डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इसमें टॉर्क ऐड कर दिया है क्योंकि अगर कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये उसी को हम देखते हैं कि वो कितना टॉर्क लगता है, वो करता क्या है। मैंने सबसे पहले कंक्लूजन लिखा है कि जिससे आपको पता रहे कि हम करने क्या वाले हैं और क्या होता है। तो कंक्लूजन इज दैट कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a torque act on it that try to align the dipole in the direction of electric field. It means कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, याद रखिएगा, अलाइन करने की कोशिश करता है, यानी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कि कितना टॉर्क लगता है, किस तरीके से अलाइन करेगा। तो मैंने सबसे पहले कंक्लूजन लिख दिया है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टॉर्क कह लीजिए या कपल कह लीजिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल ही टॉर्क होता है। कपल बनेगा तभी टॉर्क लगेगा। अभी हम आगे बात करते हैं इसकी। टॉर्क एक्ट अपॉन द डाइपोल है, दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसके लिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, इक्विडिस्टेंस parallel lines pointing in same direction. This lines represent uniform electric field. मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए, बार बार आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरीके का बना होगा। कभी हो सकता है कि इस तरीके का पैटर्न ना बनाए और सीधा लिखे। चलिए, तो मैंने यहाँ सबसे पहले एज्यूम किया है कि कंसीडर है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, uniform electric field E. The dipole moment of the dipole moment vector P making an angle theta with electric field. यानी कि जो डाइपोल इसमें रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये एज्यूम कर रखा है। चलिए, तो मैं देखता हूं, ऐसा एक डायग्राम बनाता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले से बना रखा है। सपोज डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस, एक प्लस और एक माइनस, ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, ओके बेटा। इस चार्ज को प्लस क्यू मान लेता हूं, इस चार्ज को क्या मान लेता हूं, प्लस क्यू, और इस वाले चार्ज को मैं मान लेता हूं माइनस क्यू। ये डाइपोल, ये डाइपोल की एक्सिस, ये डाइपोल की एक्सिस, और इसका हाफ यहाँ कहीं पर, ये सेंटर ऑफ डाइपोल समझ लीजिए। ये सेंटर ऑफ, हालांकि सेंटर ऑफ डाइपोल की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर होगा, ऐसे, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये है बेटा अपना पी वेक्टर, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये डाइपोल मूवमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, या ये कहेंगे ये एंगल, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को थोड़ा लंबा दिखा देता हूं तो आपको आसानी रहेगी। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा, सपोज थीटा, जो मैंने यहाँ एज्यूम किया। चलिए, तो अब देखते हैं क्या होता है।
मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहता है, याद रखिएगा हमेशा। और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये मैंने नोट्स में लिखाया था आपको, ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था। तो उसमें मैंने बताया था द फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ किसी चार्ज की वजह से बन रहा होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं वो चार्ज कैसा होगा, पर सोचे तो जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, बाहर, ऐसे। तो समझ लीजिए अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस को रिपल करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बेटा, चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू QE। डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और माइनस Q पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है। इस बात को मैं लिख दूंगा जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो सके, ठीक है। इधर फोर्स लगेगा, वो भी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चार्ज तो सेम है, ये प्लस था बस ये माइनस था, मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है, तो ये Q, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E कांस्टेंट है, ये समझ के चलिए, यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड डायरेक्शन वाइज अपोजिट। आपको पता है व्हेन टू फोर्स apply on a body in different points, two equal force applied on a body at different points form a couple। अगर दो इक्वल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं जिनके की लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होनी चाहिए, यानी अलग अलग पॉइंटों पर लगे फोर्स, तो वो एक कपल बनेंगे। या सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो जैसे ये स्केल रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, तो ये फोर्स क्या करेगा, इधर ले जाने, एक फोर्स इधर लगाऊं तो स्केल कैसा हो जाएगा, ऐसे, यानी एक टॉर्क लग गया है, या फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर टॉर्क लगा और कैसे घुमा देगा, ठीक है ना। अभी यहां तक की बात करते हैं, फिर आगे इसके बाद बात करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ये दोनों फोर्स क्या लगेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस बात को मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द फोर्स ऑन प्लस Q एक्सपीरियंस द चार्ज प्लस Q एक्सपीरियंस ए फोर्स, कितना फोर्स, QE in the direction of electric field and minus Q experience सेम या इक्वल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा, इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स F इक्वल टू QE, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। इंपॉर्टेंट बात है, याद लिखना है आपको कि प्लस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगेगा, माइनस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो हमें मालूम है ये दोनों फोर्सेस के पॉइंट अलग अलग हैं, अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं,
इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या बनाएंगे, कपल। क्या बनाएंगे, कपल। देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। देखिए बेटा, मूवमेंट ऑफ कपल नॉन एज टॉर्क, यानी मूवमेंट ऑफ कपल को ही टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ऐसे समझ लीजिए टॉर्क ताऊ से डिनोट करते हैं बेटा इसे, इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, एनी वन फोर्स। तो यहां फोर्स लिख दिया मैंने, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, फोर्स नहीं लिखा, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच, बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, तो पहले हम यहां निकालते हैं टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किसी भी एक फोर्स की बात करें तो दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड तो QE है, तो कोई भी एक फोर्स ले लिया दोनों में से। अब बात आती है इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो दोनों चार्जेस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा बेटा, टॉर्क के केस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दिखाए तो लाइन ऑफ एक्शन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जा सकती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अगर मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाता हूं, यानी इस लाइन को, इस फोर्स को पीछे बढ़ाता हूं ऐसे, तो इस लाइन ऑफ एक्शन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा सकता है। तो ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच, सॉरी दोनों फोर्सेस के बीच, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख देता हूं जिससे आपको याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हमें ये मालूम है ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस 2a है। डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डाइपोल का के दोनों चार्जेस का डिस्टेंस होता है 2a। ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, 2a, ये डिस्टेंस होता है बेटा 2a। चलिए, तो इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, तो हमारी परपेंडिकुलर कितनी आ गई 2a इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगी बेटा 2a साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा अपना 2a साइन थीटा, समझ गए होंगे आप, 2a साइन थीटा। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा 2a साइन थीटा। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू Q, देखिए इसमें से 2QA इक्वल टू हो सकता है P, तो 2QA को मैं लिख सकता हूं P, PE साइन थीटा, यहां लिख देता हूं, क्योंकि P बराबर क्या होता है 2QA, P बराबर क्या होता है 2QA, 2QA बराबर हो गया P और E साइन थीटा यहां। ठीक है, तो ये हमारा इतना टॉर्क लगता है, ये डायपोल के ऊपर टॉर्क। ठीक है बेटा, तो ये टॉर्क इस डायपोल को घुमाते घुमाते घुमाते
ऐसे ला, ऐसे समझ लीजिए स्केल है, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे है। अब इस केस में आने के बाद की बात करेंगे, है ये अलाइन करने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। कैसे आ जाती है वो अभी हम देखते हैं, पहले हम डायरेक्शन वगैरह उसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। चलिए इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म, तो बेटा इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है, या ये कहेंगे एक्सपेरिमेंटली, अब जो बात आ रही है ये एक्सपेरिमेंटली है, ये डायरेक्ट इसे हमें डेरिवेशन से या यहाँ थ्योरी से नहीं मिलेगी जो अब मिलने वाली है। देखिए बेटा टाउ को ये पी साइन थीटा है, तो इसको बेटा टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई या टाउ इक्वल टू ई क्रॉस पी दोनों लिखा जा सकता है, दोनों साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, दोनों ही लिखा जा सकता है साइन थीटा, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं, हमें मालूम है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पी क्रॉस ई की डायरेक्शन ई क्रॉस पी की अपोजिट होती है। अब इसको हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है, क्योंकि बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी होगी, तो हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि पी क्रॉस ई होता है या ई क्रॉस पी होता है, पी क्रॉस ई होता है या ई क्रॉस पी। तो बाय एक्सपेरिमेंटली इस टॉर्क की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलती है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अभी से ढाला द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क by experimentally the direction of torque is perpendicular to both p and e vector and going inside plate of the paper। इस बात को लिख रहा हूं, फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सपेरिमेंटली क्या है, द direction of torque is perpendicular to both P and E and normal to plane of paper। आपके लिए प्लेन ऑफ पेपर की बात होगी और मेरे लिए बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनसाइड। ये निकलती है बेटा राइट हैंड स्क्रू लॉ से, किससे, राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा एक्सपेरिमेंटली टॉर्क की डायरेक्शन किधर मिली, इनटू द पेज, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनसाइड, यानी प्लेन के इनसाइड। ये प्लेन है, ठीक है, मेरे लिए बोर्ड है, आप बुक्स पे कॉपी में पढ़ते हो उसके लिए पेपर लिख दिया, प्लेन ऑफ पेपर। आप इस तरीके से पढ़ते हैं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, अंतर कुछ नहीं, ठीक है। जब भी बात है अंदर इनसाइड, यहाँ इनसाइड, अगर आपकी कॉपी होगी वैसे इनसाइड, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखने का जिस नजरिए से देखेंगे रेफरेंस फ्रेम से करेक्ट बात आएगी, यही बात आएगी। तो एक्सपेरिमेंटली मुझे क्या मिला कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, पी और ई के परपेंडिकुलर। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबको ही पता है कि जो रिजल्टेंट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पी दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होती है। अब वो किधर मिली है, इनसाइड, इनसाइड। तो इनसाइड मिलने की वजह से इसके फॉर्मूला जो बनता है टाउ बराबर ये बनता है बेटा पी क्रॉस ई, क्योंकि पी क्रॉस ई के वजह से ही टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड स्क्रू लॉ, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता था कि राइट हैंड रूल से अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते थे बेटा, सबसे पहले जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, याद रखिएगा ये बता रहा हूं 11th की बात है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पहला फॉर्मूला है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आया है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा आप सोचते हैं कि वो थोड़ा टफ हो जाता है, पर बिल्कुल टफ नहीं है अगर आपको राइट हैंड रूल आता है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड रूल बता रहा हूँ। राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालनी हो P क्रॉस E की, तो हम क्या करते थे, जिन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उन दो वेक्टरों को एक कॉमन पॉइंट से खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट से खींच लेते हैं। कौन से वेक्टरों को, जिन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है सबसे पहले राइट हैंड रूल में। तो हमारे पास P किधर था, ऐसे, E किधर है, ऐसे, दोनों को एक कॉमन पॉइंट से खींचिए। रफ कर रहा हूं ये बात। तो मैंने इस पॉइंट पर E इधर खींच लिया, ये मैंने कोई कॉमन पॉइंट ले लिया। E किधर है, इस डायरेक्शन। P किधर है, कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पर, P ऐसे है, P की कुछ ऐसे, और ये बीच का एंगल कितना है बेटा, ये E इधर, P इस तरीके से। ठीक है, P क्रॉस E की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते थे, जो पहले आता है ऐसे राइट हैंड को लेकर पूरी तरीके से ऐसे फैलाएंगे और इस हथेली को ऐसे रखेंगे P के तरफ, और ये इस तरीके से घूमना चाहिए जिसके बीच एंगल है, जो भी एंगल है बीच में उसके बीच घूमना चाहिए। अगर P पहले है तो P से घुमाएंगे, अगर ये E पहले होता तो E से घुमाते, तो P पहले है तो P से घुमाएंगे, P से E की। तो ये डायरेक्शन, जो ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही टॉर्क की या हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। तो जैसे मैंने P से E तक घुमाया, ऐसे P है, P से E के बीच जो एंगल था उसके बीच इसको कर्ल किया, तो मेरा ये अंगूठा किधर आया, इनटू द बोर्ड या इनटू द पेपर। ठीक है, तो मेरा एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन मिली थी, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया P क्रॉस E। मैंने E क्रॉस P नहीं बनाया, तो ये एक्सपेरिमेंटली बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉर्क डायरेक्शन क्या, टॉर्क का फॉर्मूला क्या, P क्रॉस E। इसको मैं हटाता हूं, ये हो गई बात टॉर्क। ये बेटा टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कंक्लूजन अभी तक ये निकला कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होगा, वो टॉर्क कितना होगा, P क्रॉस E। ठीक है, उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोल दें तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा PE sin थीटा। इसके डायरेक्शन की बात है तो एक्सपेरिमेंटली मैंने बता दी, ये फॉर्मूला मिल गया, तो आप एक्सपेरिमेंटली मत सोचिएगा, आप इस फॉर्मूले से सोचिएगा P क्रॉस E। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, P और E के परपेंडिकुलर, और समझ गए होंगे राइट हैंड रूल से। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करते हैं, वो आप देखेंगे जब ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया है तो वहां पर ये डायरेक्शन, यहां तक तो कॉमन बात है, कोई दिक्कत नहीं। वहां लिखी आएगी बात नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर। क्या लिखी आएगी, नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर। गोइंग इनसाइड लिखा है, उसमें होगी कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउट लिखी होगी, यानी उसमें प्लेन ऑफ पेपर के बाहर निकलती हुई होगी। मैंने क्या कही है, अंदर जाती हुई। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम मेरे डायग्राम से मैच नहीं करता, उनका डायग्राम थोड़ा सा अलग है, उनका डायग्राम थोड़ा सा अलग है। मैं आपको यहां बता देता हूं, ये देखिएगा। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो इसमें यहां पर ये जो लाइन लिखी है इसमें आउट ऑफ इट लिखी है, आप देख लीजिएगा, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए कंफ्यूजन। तो वहां पर जो डायग्राम बना है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है बेटा, उसमें डाइपोल इस इधर बना था, वहां डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है। ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, ये
माइनस क्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे ऊपर की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की, ऐसे। ये फिगर है बेटा, ठीक है। तो ये इसका पी किधर होगा आपको पता है, डाइपोल का, ऐसे, ठीक है। और ई किधर है, ऊपर की, ई किधर है, ऊपर की। तो बेटा अगर इसके लिए डायरेक्शन निकाली जाए पी क्रॉस ई से, तो ये डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए थी, यहां पर इन दोनों को कॉमन पॉइंट से खींचिए। तो कॉमन पॉइंट से खींचा तो ये तो हो गया बेटा पी, एक कॉमन पॉइंट से खींचा। और ई किधर है, ऊपर, ये ई, ये ठीक है। ये है पी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माना है, एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माना है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं घुमाता हूं हाथ, पी से ई तक घुमाता हूं, पी से ई ऐसे, तो मेरा ये अंगूठा आउटवर्ड आता है, यानी कमिंग आउट प्लेन ऑफ पेपर, यानी प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की। तो बेटा डायग्राम के फर्क की वजह से एनसीईआरटी की लैंग्वेज में फर्क है, बाकी रूल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा चलिए, अब इसमें बेटा इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने बताया टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये होगा QE into 2a sin थीटा। 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस का। दोनों फोर्सेस के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलता तो हम लाइन ऑफ एक्शन का ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स को पीछे कर दीजिए, अगर आप इस फोर्स को आगे करते फिर लेते तो भी वही आता, ठीक है। तो इस तरीके से ले 2a, तो टॉर्क बराबर आ गया P sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। इसके डायरेक्शन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली हमें मिली, तो इससे हमारा फॉर्मूला मिला हमें टॉर्क बराबर P क्रॉस ई, याद रखिएगा टॉर्क बराबर P क्रॉस ई, ये इसकी बात, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं बेटा, दो केसेस बनते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से रफ करूंगा, ठीक है। अभी तक जो यहां से मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, फिर मैं वो दोनों कंडीशन यहां पर एक वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बेटा, केस वन, दो केस बनते हैं, दोनों केसेस के बारे में स्टडी करते हैं, दोनों एग्जाम में आते हैं। व्हेन, पहला केस है व्हेन थीटा इक्वल टू 0, यानी जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, P और E के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0। P और E के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0। यहां लिख देता हूं, थीटा क्या है, P और E के बीच। तो यहां टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, टॉर्क बराबर P E साइन 0। कब, यहां लिख देता हूं, इट मीन्स P पैरेलल टू E, ठीक है। ये कौन है, पैरेलल। जब P और E आपस में पैरेलल हो तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। थीटा बराबर सॉरी पैरेलल हो तो थीटा बराबर 0 हो। थीटा बराबर 0 हो तो हमें मालूम है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा टॉर्क कितना हो गया, 0। यानी जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जब डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो उस पर टॉर्क लगना बंद हो जाता है। टॉर्क लगना बंद, इट मींस रोटेशनल मोशन बंद, यानी उसका घूमना बंद। यानी ये घूम के जैसे ही इस पोजीशन पर आ गया, ऐसे सीधा, ये समझिए, ऐसे सीधा, ये प्लस ये माइनस था, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, यानी ये डाइपोल घूम के ऐसे आ गया, P इधर होगा, इसका P किधर होगा बेटा, ऐसे P वेक्टर, P वेक्टर,
और ई भी इस साइड में, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, यानी कि ऐसे ही रह जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब डाइपोल हिलेगा ऐसा ही रहेगा, तो इसको इस कंडीशन को नाम दे दिया इक्विलिब्रियम। पर इस इक्विलिब्रियम को भी नाम दिया गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों दिया है बताता हूं। डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल क्या रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला केस। ठीक है, क्यों रहेगा देखते हैं, बताते हैं। देखिए चलो, अभी डाइपोल अपना कुछ ऐसे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये डाइपोल की एक्स, ये प्लस क्यू, ये माइनस, ठीक। पी किधर होगा? इस डायरेक्शन, माइनस क्यू से पी क्यू। तो ये वाला केस किधर है? पी भी इधर, ई भी इधर, यानी थीटा बराबर 0, थीटा। तो देखिए बेटा, इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस तरह, कितना? क्यू ई। इस पर फोर्स कितना लगेगा? इधर, क्यू ई, ठीक है। तो डाइपोल पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर, दोनों ऐसे खींचेंगे, स्टेबल है, टॉर्क 0 है, अब ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब दोनों इक्वल फोर्स हैं, तो ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसको स्टेबल क्यों कहा गया है? अगर इसको छोटा मोटा डिस्टर्बेंस दे दिया जाए, इस डाइपोल को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, मान लीजिए ये स्केल है, ये डाइपोल है, एक फोर्स उधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। अगर कोई बच्चा इधर नीचे से मार दे, ऐसे कर दे इस पोजीशन पे, तो फोर्स किधर हो जाएगा? एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स फिर इधर लगेगा, इसको फिर से ऐसे ला दे। कोई ऊपर से मार दे तो भी ऐसे होगा, एक फोर्स प्लस पर इधर, माइनस पर मेरी तरफ, फिर से ऐसे खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको कितना भी डिस्टर्ब कर ले, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इसको नाम दिया गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अब इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा केस एक और बनता है ऐसा ही, ये केस 1, ठीक है। अब बात आती है केस 2 की। वैन अगर बेटा थीटा 180 हो, कितना हो? थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर कितनी हो? 180 डिग्री। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स P माइनस ई के पैरेलल, यानी यू कहेंगे एंटी पैरेलल। क्या हो गया? एंटी पैरेलल। P और E के डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। E उधर है तो P इधर, एंटी पैरेलल। उस केस में भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है बेटा? 0। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है बेटा? 0। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो ये यहाँ भी टॉर्क है, तो यहाँ भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो डाइपोल फिर से इक्विलिब्रियम में होगा। डाइपोल इज इन, पर यहाँ पर अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? बताता हूँ। ये वाला केस पढ़ लिया, इसी के नीचे पढ़ा था, दूसरा केस बना रहा है। दूसरे केस में ये कैसे बनेगा? अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना डाइपोल, ये केस 1 था। अब बेटा केस 2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नीचे समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा देता हूँ आपको। ये अब ये वाला जो चार्ज होगा ये माइनस होगा, ये वाला चार्ज कैसा होगा? प्लस है। तभी तो बेटा P के डायरेक्शन अपोजिट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस केस में P की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह। ये कैसा हो गया? P। अब आप P और E के बीच एंगल 180 है। यहां पर थीटा बराबर कितना था? 0।
यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 1, ये 1, ऐसे समझ लीजिए। ई इस साइड और पी इस साइड, तो ये एंगल कितना हो गया, ठीक है। बता रहा हूं बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटी पैरेलल हो तो 180 एंगल बनता है, पैरेलल हो तो 0 एंगल बनता है, ठीक है। तो देखो बेटा, पी की डायरेक्शन -2 से पी की होती है। इस केस में फोर्स किधर लगेंगे, इस केस में +2 पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, माइनस चार्ज पर फोर्स, तो ये इधर, ठीक है। यानी यूं समझिए कि ये स्केल था, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों से दबा है, ठीक है। अभी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये स्केल कहीं भी नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ओके बेटा। पर इन केस अगर यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे दिया जाए, यानी कोई बच्चा ऐसे कर दे, किसी बच्चे ने इधर कर दिया, तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, और ऐसे घुमा के ऐसे ला देगा, यानी फिर से इस पोजीशन में ला देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देख लीजिए, आप खुद ही समझिए, एक दोनों बच्चे ऐसे दबा रहे हैं, कोई इधर से ऐसे मार दे तो बेटा ये ऐसे घूम के आ जाए, सोचिएगा। तो इसको कहते हैं अनस्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए बेटा? तो स्टेबल में हमेशा स्टेबल रहेगा, इसमें कितना ही फोर्स लगा दें, डिस्टर्ब कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हल्का सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर से घूम के इस पोजीशन पे आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों केसेस में टॉर्क 0 होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। दोनों केसेस में टॉर्क क्या लग रहा है, 0 लगने, टॉर्क ना लगने के बाद टॉर्क नहीं लगेगा तो फिर रोटेशनल मोशन नहीं होगी, फिर हमारा डाइपोल घूमेगा नहीं, ठीक है। टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा नॉन 0 और 180, ना तो 0 हो ना 180, तब तक टॉर्क लगेगा। इन दो केसेस में टॉर्क नहीं लगेगा, उसके बाद ये ऐसे नहीं रह जाएगा। तो बड़ा इसमें जब भी क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीबीएसई में 2012, 15, 17, 16 इन सब ईयर में आया, ठीक है। तो इसमें जब भी आएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें टॉर्क निकालना होगा यहां तक। फिर उसके बाद इसकी स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो टोटल सारा मिला के करीब 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब इतनी बात क्लियर बेटा। अब इसके बाद बात आती है एक और केस, जो कि 2017, 18, 19 लगातार आ रहा है, 1 मार्क्स में आता है, या कभी कभी इसी क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया जाता है 1 मार्क्स में। 3 या 4 मार्क्स का बनाना हो तो उसे 1 मार्क्स में मर्ज कर देते हैं। कैसे कि व्हाट हैपन इफ डाइपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तब क्या होगा जब डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ठीक है। तो उसको मैं अभी इसको रफ करने के बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको थोड़ा हेडिंग डालकर करूंगा क्योंकि वो लगातार आ रहा है और अच्छा टॉपिक भी है। बस वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो क्या होगा देखेंगे, उसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हल्का सा दिया है, 1 मार्क्स में आता है, इसलिए उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।